फ्रेंड्स, प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन में मनु को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्होंने अराजकता का अंत कर शासन की प्रतिष्ठा पर बल दिया। भारतीय विद्वान डॉक्टर विजय कुमार सरकार के शब्दों में भी मनु स्मृति में वैज्ञानिक और समाजशास्त्र की दृष्टि से राज्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। मनु के प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी विचार। मनु ने प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए हैं। मनु सुसंगठित और सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था को अनिवार्य मानता है, जिससे राजा प्रजा के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सके। शासन व्यवस्था का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि राजा 2, 3, 5 और 100 गांवों के बीच अपना राज स्थान स्थापित करे तथा इन क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए योग्य कर्मचारी नियुक्त करे। प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह करने हेतु यह आवश्यक है कि राजा यह सुनिश्चित करे कि राज्य कर्मचारी प्रजा के प्रति अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन कर सकें। इन कर्मचारियों द्वारा कर वसूल करने और अपने क्षेत्र में होने वाली दैनिक घटनाओं, अपराधों आदि की रिपोर्ट अपने से ऊपर के अधिकारियों को देने का कार्य किया जाए। गांवों के अधिकारियों के सभी कार्यों की देखभाल करने के लिए पृथक मंत्री होना आवश्यक है। इस व्यवस्था से राजा को राज्य में होने वाली सभी घटनाओं की सूचना मिलती रहेगी और वह अपना नियंत्रण स्थापित रख सकेगा। गांवों के प्रशासन के साथ साथ मनु ने नगरों के प्रशासन का भी वर्णन किया है। प्रत्येक नगर में न्याय, प्रशासन और पुलिस आदि सभी कार्यों पर विचार करने वाला एक अधिकारी होना आवश्यक है। राजा को दौरे करके तथा गुप्तचरों द्वारा अधिकारियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त कर उन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। मनु के अनुसार राज कर्मचारी सामान्यतः धूर्त तथा भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, अतः राजा के द्वारा ऐसे अधिकारियों पर पूरा नियंत्रण रखा जाना चाहिए तथा भ्रष्ट आचरण करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाना आवश्यक है। मनु ने प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय संस्थाओं के महत्व को स्वीकार किया है और स्थानीय विषयों के भार इन संस्थाओं को ही सौंपने का निर्देश दिया है। मनु के राजकोष और अर्थव्यवस्था संबंधी विचार। मनु प्रजा के जीवन में अर्थ के महत्व को स्वीकार करता है। प्रजा की भौतिक आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयत्न करना राजा का परम कर्तव्य है। मनु इस बात से परिचित थे कि राज्य का संगठन, संचालन और समृद्धि के लिए राजकोष और अर्थव्यवस्था के सुप्रबंध की महती आवश्यकता होती है। अतः मनु के द्वारा राजकोष और राज्य की आय के प्रमुख साधन मनु द्वारा बताए गए हैं। मनु ने राजनीतिक अर्थशास्त्र पर भी विचार दिए हैं। मनु के आर्थिक विचार इस बात से शुरू होते हैं कि राजा को बगुले की तरह चिंतन करना चाहिए। मनु का विचार है कि राजा को राज्य संचालन के लिए धन की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि धन के बिना वह प्रशासन नहीं चला सकता। इसलिए मनु ने करों की व्यवस्था की है। मनु के अनुसार राज्य को कर भी कम लगाना चाहिए। मनु ने राज्य को निम्नलिखित प्रकार के कर लगाने के लिए कहा है। ये कर इस प्रकार हैं। बलि, यह विभिन्न प्रकार के कर इसका अंतर्गत आते हैं। बाजार या हाट में व्यापारियों द्वारा बिक्री को लाई गई वस्तुओं पर चुंगी है। दंड कर अर्थात जुर्माना। भाग उस कर को कहते हैं जो मनु के अनुसार भूपतियों से भूमि कर के रूप में राजा लेता है। इसे आजकल लगान कहते हैं। यह उपज का 1/4 तक लिया जा सकता है। इसके अलावा मनु स्मृति में तटकर, राजपथ कर, पशु कर, शिल्प कर जैसे आधुनिक करों का भी वर्णन किया गया है। तटकर नदी नालों पर भी लगता था, परंतु ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थी और सन्यासियों को कर से मुक्त रखा गया था। राजपथ कर उन व्यक्तियों पर लगता था जो राजमार्ग का किसी न किसी रूप में उपयोग करते थे। पशु कर
पशुओं पर लगाया जाता था। मनुस्मृति में उत्पादन कर का भी वर्णन आता है। इसके साथ साथ मनु ने कारारोपण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विवेचन भी मनुस्मृति में किया है। उनका मत था कि कर इस प्रकार वसूल किए जाने चाहिए जिससे गरीब जनता पर कर का भार कम पड़े और समृद्धिशाली लोगों पर कर का भार अधिक पड़े। मनु कहते हैं, कर ना लेने से राजा के और अत्यधिक कर लेने से प्रजा के जीवन का अंत हो जाता है। अतः राजा के द्वारा प्रजा से कर वसूल करने का कार्य निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। उनके अनुसार ये सिद्धांत इस प्रकार हैं। प्रजा रक्षण का सिद्धांत। मनु के अनुसार कर लेने का उद्देश्य और आधार प्रजा का रक्षण है। यदि राजा प्रजाजन की रक्षा करने में असमर्थ हो तो उसे प्रजाजन से कर लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। अतः राजा द्वारा लेने के बदले प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा की जानी चाहिए और कर भी इस दृष्टि से ही लिए जाने चाहिए। लाभ पर कर का सिद्धांत। इसका आशय यह है कि किसी व्यवसाय में सभी प्रकार के व्यय देने के पश्चात जो विशुद्ध लाभ होता है उस पर ही कर लिए जाने चाहिए। इस प्रकार मनु का विचार है कि मूलधन एवं व्यवसाय संबंधी कार्यों में लगे हुए धन को कर मुक्त रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय योजना सिद्धांत। मनु के अनुसार राजा के लिए यह जरूरी है कि उसके कारण राष्ट्र की संपन्न बनाने हेतु राष्ट्रीय योजनाओं को दृष्टि में रखते हुए ही कर लगाए जाने चाहिए। व्यथा मुक्ति का सिद्धांत। राजा के द्वारा प्रजाजन से कर इस प्रकार वसूल किए जाने चाहिए कि कर देने में प्रजाजन को किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं हो। मनु के अनुसार जिस प्रकार जोंक, बछड़ा और मधुमक्खी थोड़े थोड़े अपने खाद क्रमशः रक्त, दूध और मधु ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक ग्रहण करना चाहिए। अधिक कर निषेध सिद्धांत। मनु इस बात के विरोधी हैं कि राजा प्रजाजन पर उनकी सामर्थ्य के बाहर कर लगाए। मनु व्यापारियों से कर उनके सभी प्रकार के लाभ व्यय को देखकर ही लिया जाना जरूरी बताते हैं। उनके अनुसार जो राजा मूर्खतावश अपने अधीन प्रजाजन से अधिक कर वसूल करता है वह स्वयं अपना और अपने बंधु बांधवों का ही नाश करता है। इस विषय से संबंधित वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।